बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की तर्ज पर हिंदू बहुल वोट बैंक को मजबूत किया है और मतदाताओं को जाति से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया है। 2014 और 2019 के आम चुनाव और कई राज्य चुनाव में भारी जीत के साथ यह काफी हद तक सफल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है जिसने भाजपा जैसी पार्टी को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। जाति जनगणना पर बीजेपी का यू टर्न, मोदी सरकार ने आखिर क्यों बदली अपनी रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो को पूरा देखने से पहले अपनी कोई राय मत बनाइएगा। स्वागत है आपका 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम सीधी चर्चा पर। हम खबर लाते हैं, आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विपक्ष और राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए ऐलान किया कि वह जाति जनगणना कराएगी। हालांकि एक और कांग्रेस इस कदम का क्रेडिट ले रही है और कह रही है कि बीजेपी ने राहुल गांधी के लगातार दबाव के आगे घुटने टेक दिए। दूसरी ओर भाजपा समर्थक इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। उनका दावा है कि इसने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के मुख्य चुनावी मुद्दे की धार को खत्म कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार का ये फैसला निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है, क्योंकि जाति जनगणना को लेकर बीजेपी लंबे समय से अनिर्णित रही है। बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की तर्ज पर हिंदू बहुल वोट बैंक को मजबूत किया है और मतदाताओं को जाति से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया है। 2014 और 2019 के आम चुनाव और कई राज्यों के चुनाव में भारी जीत के साथ यह काफी हद तक सफल रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण रहा होगा जिसने भाजपा जैसी पार्टी को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया, जिसने कभी जाति जनगणना की मांग को विभाजनकारी कहा था। कांग्रेस का दबाव और सामाजिक न्याय की राजनीति। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर पूरे देश में जाति जनगणना की गारंटी दी थी। 3 में से 2 राज्यों में जहां वह सत्ता में है, कांग्रेस ने इस वादे को पूरा किया है, जो यह दर्शाता है कि यह महज दिखावा नहीं है। कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करने का दावा किया है। चूँकि ओबीसी आरक्षण वर्तमान में 27% है और ST/SC को उनकी आबादी के हिसाब से लगभग 100% आरक्षण प्राप्त है। ऐसे में आरक्षण की लिमिट बढ़ाने से ओबीसी को लाभ होने की संभावना है। कांग्रेस को उम्मीद है कि गुजरात में आयोजित पूर्ण अधिवेशन में सामाजिक न्याय को अपना मुख्य मुद्दा बनाकर वह ओबीसी वोट बैंक पर भाजपा की पकड़ में सेंध लगा पाएंगे। कांग्रेस को एहसास हो गया है कि ओबीसी के बिना वह किसी भी आगामी चुनाव में बीजेपी के विजयी रथ को नहीं रोक सकती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। 7 टीवी भारत की पहचान आपसे है। यदि आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को हमारे Facebook, Instagram, X या WhatsApp पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। दरअसल बीजेपी जाति जनगणना कराने से कतराती रही है, क्योंकि वह पिछले कुछ वर्षों में ओबीसी का समर्थन मजबूत करने में सफल रही, जो 2009 में 22% से दोगुना होकर 2019 में 44% हो गया। प्रधानमंत्री और भाजपा के कई मुख्यमंत्री ओबीसी से आते हैं। पार्टी ने ओबीसी नेताओं को चुनाव टिकट और केंद्रीय और राज्य कैबिनेट भूमिकाओं के माध्यम से बहुत अधिक प्रतिनिधित्व दिया है। इस तरह उसने कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों से ओबीसी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हालांकि 2024 के आम चुनाव में भाजपा ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। वह बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इतना ही नहीं, एनडीए 400 से ज्यादा सीट नहीं ला सका, जैसा कि चुनाव से पहले 400 पार का नारा दिया गया था। CSDS के आंकड़ों के अनुसार एनडीए को ऊपरी ओबीसी में 4% और निचली ओबीसी में 7% वोटों का नुकसान हुआ है, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक को क्रमशः 11% और 7% का फायदा हुआ है। भले ही आंकड़ों में यह गिरावट मामूली प्रतीत होती हो, लेकिन हिंदी पट्टी में इसका प्रभाव बेहद गहरा है। बिहार में जहां एनडीए ने 40 में से 30 सीटें जीती, वहीं 2019 की तुलना में उसे 9 सीटों का नुकसान हुआ। खास तौर पर कुर्मी कोयरी समुदाय के 12% और अन्य पिछड़ी जातियों के 24% वोटों में गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत देखें तो इंडिया ब्लॉक को इन्हीं वर्गों में क्रमशः 9% और 1% से अधिक का लाभ हुआ। उत्तर प्रदेश की स्थिति और भी चिंताजनक रही। एनडीए यहाँ 80 में से केवल 36 सीटें जीत सका, जबकि 2019 में उसे 64 सीटें मिली थी, यानी 28 सीटों का सीधा नुकसान।
यह गिरावट अखिलेश यादव की पीडीए यानी कि पिछले दलित अल्पसंख्यक रणनीति के कारण हुआ, जिसने हिंदुत्व के प्रभाव को मात दे दी। यूपी में कुर्मी कोयरी वोटों में 19% और अन्य ओबीसी वोटों में 13% की गिरावट एनडीए के लिए खतरे की घंटी साबित हुई। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बहुत अहम है। 2018 के अजीज प्रेमजी संस्थान के अध्ययन के अनुसार 55% मतदाता अपनी जाति के नेताओं को पसंद करते हैं। बिहार में एक और चुनावी जंग की तैयारी चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार की गिरती सेहत और 20 साल की सत्ता विरोधी लहर के बोझ को देखते हुए मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को, जिसे कभी सामाजिक गठबंधन बनाने की अपनी क्षमता के लिए अजेय माना जाता था, विपक्ष के जातिगत गणित पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने और मुसलमानों और यादवों से परे अपने वोट बैंक का विस्तार करने के प्रयासों से बढ़ती चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह कोई अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार एनडीए खेमे में मजबूती से थे, तब गठबंधन पहले ही 10% ओबीसी ईबीसी समर्थन खो चुका था, जबकि महागठबंधन को 7% समर्थन मिला था। वह चुनाव लगभग बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसमें दोनों गठबंधनों को लगभग 37% वोट मिले थे, जिसमें अंतर 12,000 वोटों से भी कम का था। बिहार में नीतीश कुमार ने पहले ही जातिगत सर्वेक्षण करवा लिया है, जिससे महागठबंधन और एनडीए के बीच क्रेडिट वार शुरू हो गया है, जो इसकी राजनीतिक ताकत का स्पष्ट संकेत है। महागठबंधन एक कदम और आगे बढ़ गया है। उसने इससे भी आगे जाकर आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% की सीमा को पार करने की घोषणा कर दी। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिससे अंततः अदालतों ने असंवैधानिक करार दिया। फिर भी राजनीतिक संदेश स्पष्ट था। जेडीयू के नेता बिहार के जटिल सामाजिक परिदृश्य में जातिगत अंकगणित की शक्ति को समझते हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए इस मुद्दे पर अब तक टाल मटोल करता रहा। यूपी में जहां 2027 में चुनाव होने हैं, भाजपा को अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को तोड़ना होगा। हालांकि उपचुनाव में भाजपा विजयी हुई, लेकिन वह अच्छी तरह जानती है कि सत्ता पक्ष को अक्सर मतदाता की उदासीनता का फायदा मिलता है। समाजवादी पार्टी नॉन जाटो वोटों को हथियाने में भाजपा से आगे निकल गई, जो कि 56% बनाम 29% है। अगर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के जाटो वोट बैंक यानी कि जिसका 13% वोट शेयर है में सेंध लगाने में सफल होती है, तो यह भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। भाजपा का ये कदम विपक्ष के प्रमुख चुनावी मुद्दे को निष्क्रिय करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। आरक्षण की राजनीति और जातिगत जनगणना की मांग सामाजिक न्याय और पहचान की गहराई से जुड़ी हुई है, जिनसे बड़ी आबादी भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। भाजपा को शायद यह एहसास हो गया है कि जाति के सवाल को अनदेखा करना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। अगर बीजेपी ने इसे हल्के में लिया तो वह चुनावी गणित में भी पिछड़ सकती है। हालांकि नई रणनीति हिंदू वोटों को धार्मिक आधार पर एकजुट करने की बीजेपी की कोशिश को विफल करने वाली है। इससे जाति के आधार पर वोटों का विभाजन हो सकता है। हालांकि यह नई रणनीति भाजपा के उस लंबे प्रयास को कमजोर करती है, जिसके जरिए वह धार्मिक एकता के नाम पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रही थी। जातिगत जनगणना के बाद यदि वोटर फिर से स्थानीय उम्मीदवार की जाति को ध्यान में रखकर वोट डालते हैं, तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच कमजोर हो सकती है। यह स्थिति भाजपा के लिए तो चिंता का कारण बन सकती है। इसके साथ ही यह फैसला बीजेपी के शहरी और मध्यम वर्गीय वोटरों को भी निराश कर सकता है, जो इसे मंडल युग की राजनीति में वापसी के रूप में देख सकते हैं। आज जब समाज में जाति विहीन व्यवस्था की मांग जोर पकड़ रही है, तब भाजपा का यह कदम उसके ही विकास और समरसता के एजेंडे से एक कदम पीछे हटने जैसा लग सकता है। कई लोग इसे कृषि विधेयकों की तरह भाजपा द्वारा एक कदम पीछे हटने के रूप में देखते हैं। विपक्ष पिछले कुछ समय से भाजपा की पिच पर खेल रहा है, लेकिन जातिगत जनगणना का मुद्दा एक ऐसा मौका है जो भाजपा को विपक्ष की पिच पर खींच सकता है। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष इस मौके का फायदा उठाकर भाजपा को पूरी तरह घेरने में सफल होता है या नहीं। इसका जवाब समय ही देगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। 7 टीवी भारत अपने विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जनता के मुद्दे और प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित करता है। यदि आप अपनी बात 7 टीवी भारत तक पहुँचाना चाहते हैं,
आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबर, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा, क्राइम न्यूज या ब्रेकिंग अपडेट हो तो आप वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत की तरफ से अगर कोई खुद को 7 टीवी भारत से जुड़ा बताता है तो उसके दावे को संदिग्ध मानकर और सच्चाई की तहकीकात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर उसकी डिटेल भेजकर सत्यता की पुष्टि अवश्य कीजिए। फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। फ्रॉड हो जाने की स्थिति में 7 टीवी भारत उसका जिम्मेवार नहीं होगा। वीडियो में दिए गए नंबर के अलावा 7 टीवी भारत का कोई अन्य ऑफिशियल नंबर नहीं है। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।